नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस विषय पे कि क्या हमारा देश वास्तव में विश्व गुरु कभी बनेगा या ये सिर्फ हमारे सुनहरे ख्वाब हैं। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न पर बहुत से लोगों ने मेरी टिप्पणी चाही है। बहुत सारे दर्शकों ने, जो मेरे पर्सनल एक्वेंटेंस है, परिचय क्षेत्र है, उसमें भी बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि भारत की वर्तमान परिस्थितियां, जिसमें धर्म जाति से संबंधित कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसमें धन यानी कि इकोनॉमी की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसमें कोरोना का संकट बरकरार है, दूसरी लहर ने इतनी बुरी तरह से हमारे देश को प्रताड़ित किया है, बहुत से अपनों को हमने इसमें खोया है, तीसरी चौथी लहर की बातें आ रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो दीमक करप्शन के रूप में इस देश को खा रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थितियों में भारत कभी विश्व गुरु बन पाएगा या नहीं, ये प्रश्न है और इसका उत्तर ही मैं आज के इस वीडियो में तलाशने वाला हूं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं भारत की कुंडली की चर्चा करूंगा और उसमें महादशाएं जो पास्ट में निकली हैं उनकी थोड़ी सी एनालिसिस करूंगा और उसके बाद आने वाला समय भारत का कैसा रहेगा इसकी बात करूंगा और उसमें फिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि भारत क्या विश्व गुरु बनेगा या नहीं बनेगा, क्या है भारत का भविष्य। दोस्तों, भारत की जो कुंडली आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। जब भारत आज़ाद हुआ 12 बजे 15 अगस्त 1947 को, तब वृषभ लग्न उदित हो रहा था। इस लग्न का चयन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनारस के ज्योतिषियों से चर्चा करके किया था, जैसा हमारी जानकारी है। और ये लग्न, हालांकि इस पे डिस्प्यूट्स हैं, क्योंकि लग्न में राहु भारत की कुंडली को कुछ मामलों में समस्या मूलक बनाता है, क्योंकि लग्न का राहु जहां एक तरफ आतंकवाद की समस्या देता है, अनिश्चितता की समस्या देता है, धार्मिक उन्माद फैलने का भी खतरा बनाता है, जो बेईमानी करप्शन हमारे देश में है वो भी लग्न का राहु लाता है। उसके बाद भी इसका चयन क्यों किया गया, ये बात है। तो इस पर भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा दोस्तों, क्योंकि लग्न में राहु बैठा हुआ है, तो लग्न में राहु के ये सब दुष्प्रभाव जो मैंने गिनाए, इसके अलावा कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि महत्व को बढ़ाता है, दबदबा बनाने वाला काम करता है लग्न का राहु, प्रभाव को बढ़ाता है। इसके अलावा एक स्थिर लग्न उन्होंने चुनी, और इस वृषभ लग्न के अतिरिक्त जो भी स्थिर लग्नें थी, जैसे कि सिंह, वृश्चिक या कुंभ, उनमें जो पंचग्रही योग है वो खराब था, या फिर लग्न में केतु आ रहा था, वो लग्न की तुलना में ये स्थिर लग्न बेहतर है। और इसके अलावा जैसा कि भारत के साथ पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ था और हम जानते हैं कि उनने कर्क लग्न को चुना, अस्थिर लग्न यानी कि चर लग्न को चुना, और उसके कारण आज उनकी स्थिति देखिए, किसी भी चीज़ में वो स्थायित्व को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उनके देश का टुकड़ा भी एक अलग हो गया बांग्लादेश के रूप में, और तमाम तरह की समस्याएं वो झेल रहा है वो देश। तो अगर उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये लग्न एक बेहतर लग्न है। द्विस्वभाव लग्न अगर चुनी जाती तो वो भी इससे भी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, ऐसा हमको लगता है। अब दोस्तों, भारत की कुंडली में आप देखिए, चूँकि भारत का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ था, तो शनि की महादशा से जन्म हुआ, और प्रारंभ में 1947 से लेकर 1965 तक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, शनि की महादशा रही। और चूंकि शनि नियम कायदे कानून वाले ग्रह हैं, तो इसमें नियम कायदे कानून बने। भारत ने एक दिशा तय की, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की दिशा तय की, और उसी संदर्भ में सेल जैसे लोहे के कारखाने और अन्य कारखाने, पब्लिक सेक्टर, इस तरह की चीज़ें भारत में बनी और ये बातें हुई।
हालांकि शनि जो कि तृतीय भाव पराक्रम में है, तो युद्ध भी भारत को झेलने पड़े 48 में और 62 में। ये परिस्थितियां शनि की महादशा में बनी, लेकिन एक संस्थागत ढांचा 5 ईयर प्लान वगैरह तैयार हुए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत की तैयार हुई। उसके बाद दोस्तों बुध की महादशा आई 65 से लेके 1982 तक। बुध द्वितीयेश पंचमेश है, तो पुष्य नक्षत्र में है, शुभ नक्षत्र में स्थित है बुध। तो ये जो दशा है ये चूँकि पंचम भाव मैनेजमेंट का है, धन के कारक रहे बुध, और इस वजह से मैनेजमेंट के मामले में एक बेहतर मैनेजमेंट की तरफ भारत अग्रसर हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, साथ ही कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देश को सेल्फ रिलायंट बनाने के मामले में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वाइट रिवॉल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से भारत कई चीज़ों में, अन्न के मामले में हो या दूध के मामले में हो, आत्मनिर्भर बन सका। इसके अलावा पोखरण 1 हुआ, जिससे भारत परमाणु शक्ति संपन्न 5 राष्ट्रों में सम्मिलित हुआ। इमरजेंसी लगी 1975 में। ये जो कुछ खराब फल हुए, जैसे कि इमरजेंसी का लगना, वो इस वजह से क्योंकि तीसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं पंचग्रही योग के साथ, शत्रु स्थान में भी हैं, इस वजह से। और तीसरे स्थान का फ़ायदा भी ये मिला कि पराक्रम बढ़ा और 1971 में हमने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में हमने तोड़ दिया। लेकिन तीसरे भाव के बुध ने असर दिखाया और 79 में भारत की इकोनॉमी ने सबसे बड़ा डिप लिया, क्योंकि वहाँ पर सूखे के कारण भारत की इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो ये परिस्थितियाँ बुध की महादशा में बनी 1982 तक जो चली। उसके बाद केतु की महादशा आई, जो कि मंगल की राशि में केतु बैठे हुए हैं 7वें भाव में, और इस वजह से चूँकि केतु एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, कहीं ना कहीं उसने अपना कमाल दिखाया और उसने अपना नकारात्मक प्रभाव भी दिखाया राहु केतु के एक्सिस ने, जिसकी बात हम पहले भी कर रहे थे। और उस वजह से इंदिरा जी की हत्या हुई। आतंकवाद बहुत फैला इस समय में, क्योंकि राहु केतु जैसा मैंने बताया था आतंकवाद को फैलाने वाले ग्रह हैं। तो आतंकवाद देश में बहुत ज़्यादा फैला, 82 से के आसपास बहुत अपने चरम पे पहुंचने लगा, और 84 में इसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ। फिर इंदिरा जी की उसके बाद हत्या हो गई, और तो ये सब बातें हुई। हालांकि चूँकि मंगल की राशि में केतु हैं, तो स्पोर्ट्स के मामले में भारत ने कई सफलताएं प्राप्त की, जहां एक और 1982 में एशियाड का संयोजन हुआ भारत में, दिल्ली में, और 1983 में भारत विश्व कप क्रिकेट को जीतने में सफल रहा, जिससे हर भारतवासी के मन में आत्मविश्वास का संचार हुआ। तो इस तरह से इस समय ने केतु ने जहां दुर्घटनाओं को जन्म दिया, आतंकवाद को जन्म दिया, वहीं इसने स्पोर्ट्स के मामले में काफ़ी बढ़ोतरी की, क्योंकि मंगल अधिष्ठित राशि, मंगल की राशि में ये केतु बैठे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण फेज़ आया शुक्र की महादशा, जो कि 1989 से 2009 तक रही, और ये लग्नेश हैं शुक्र और राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं। राहु की जो महादशा चूँकि भविष्य में आएगी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण महादशा है 89 से 2009। और इस समय दोस्तों जहाँ शुक्र लग्नेश होने के कारण उसने देश में लग्जरीज़ को बढ़ाया। जहाँ पहले हम एक फ़ोन के लिए मोहताज हो जाते थे, वहीं इस समय ने चूँकि 1989 में पहले राजीव गांधी जब पदासीन हुए इंदिरा जी की मृत्यु के बाद 1984-5 में, तो वहाँ पर वो कंप्यूटर को लेके आए, और चूँकि केतु इंस्ट्रूमेंट्स को, छोटे इंस्ट्रूमेंट्स का कारक ग्रह है, तो कंप्यूटर क्रांति एक तरह से देश में शुरू हो गई केतु की महादशा से ही, जो कि शुक्र की महादशा ने उसने अपना पूर्ण रूप ले लिया, क्योंकि राहु भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के और कंप्यूटर्स के कारक ग्रह हैं। तो ये जो महादशा 89 से 2009 तक की आई, इसमें भारत का विदेशी जो धन का भंडारण है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत ने काफ़ी धन कमाया, और लग्जरीज जैसा मैंने बताया इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से ओपन इकोनॉमी आ गई 1991 में, और उसके बाद भारत ने जहां विदेशी धन भारत में आवक हुई,
क्योंकि ओपन इकोनॉमी में विश्व के साथ हमने व्यापार किया और उसी तरह से हर घर में लग्जरी के साधन जैसे कि टीवी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कारें, हर घर में, हर मध्यम वर्गीय परिवार में कार या मध्यम या निम्न मध्यम वर्ग में भी स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, जो कि पहले बड़ा ही रेयर हुआ करता था। तो ये जो समय है दोस्तों, ये भारत की उन्नति के लिए सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। शुक्र की जो बात है, चूँकि शुक्र की महादशा में राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी हैं शुक्र, तो उस दौरान दोस्तों 1989 से 2009 का जो समय था, इसने आतंकवाद को भी बढ़ाया। 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुए, 2008 में भी मुंबई को एक तरह से बंधक बना लिया था, बहुत बड़े क्षेत्र को आतंकवादियों ने। तो आतंकवाद इस दौरान काफ़ी बड़े खतरों को लेके सामने आया, चूँकि ये राहु जो है राशि में शुक्र की बैठे हुए हैं। 1989 से लेकर 2009 तक का समय शुक्र की महादशा, इसमें भारत ने बहुत उन्नति की। चूँकि शुक्र टीवी मीडिया आदि के कारक हैं, 24 घंटे टीवी आने लगा, मीडिया का प्रभाव बढ़ा, फिल्म्स का प्रभाव बढ़ा। तो ये समय इस तरह से निकला। इसके बाद सूर्य की महादशा आई 2009 से 2015, जो कि चतुर्थेश की दशा थी। जनता के भाव के कारक हैं चतुर्थ भाव के सूर्य। तो इस समय जनता मुखर हुई, लोकपाल का आंदोलन हुआ और इस लोकपाल के आंदोलन में के बाद जनता ने सरकार को ही बदल दिया, कांग्रेस की सरकार को हटा दिया। इसी समय 2013 में फूड सिक्योरिटीज़ एक्ट आया, जिसमें 1.2 बिलियन पॉपुलेशन को देश की फूड सिक्योरिटी प्रदान करने के बारे में ये एक्ट था। तो इस तरह से जनता के एक बड़े भले के तरफ देश आगे बढ़ा। तो ये सारी बातें हुई। इस तरह से दोस्तों 2015 तक हम पहुंच गए और मोदी जी को भारी समर्थन के साथ सत्तासीन हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद दोस्तों चंद्रमा की दशा 2015 से शुरू हुई है, जो कि 2025 तक चलेगी। और चूँकि चंद्रमा तृतीयेश है, तृतीय भाव में स्थित हैं, और तृतीय भाव चौथे यानी कि जनता के भाव से 12वां पड़ता है, इसलिए जनता को इस अवधि में काफ़ी कष्ट के अनुभव भी हुए। और धन से संबंधित, चूँकि लक्ष्मी के धन के कारक हैं चंद्रमा, तो धन से संबंधित बहुत से नियम कानून बनाए गए, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन किया गया, 500 के नोट हटा दिए गए, जीएसटी भी उसके बाद लागू हुआ इसी अवधि में, और जिसकी वजह से ये सारे कार्य जो हैं धन से संबंधित हुए, क्योंकि चंद्रमा जो है धन के कारक हैं। साथ ही पराक्रम से संबंधित कार्य भी हुए, क्योंकि पराक्रम का भाव है तीसरा। तो पराक्रम से संबंधित भावों में, पराक्रम से संबंधित कार्यों में भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से सबक सिखाया, बालाकोट हुआ, चीन को भी सबक सिखाया, जैसा कि चीन के कई सैनिक मारे गए थे भारत के साथ संघर्ष में। तो इस तरह से भारत ने अपने पराक्रम को बढ़ाया और अपना दबदबा बनाया इस अवधि में। जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल 370 वाला स्टेटस था वो भी हटा दिया गया, वो भी एक तरह का पराक्रम से संबंधित कार्य है। तो ये सभी पराक्रम वाले कार्य अभी तक हुए हैं, और आगे आने वाले समय में, क्योंकि अभी 2021 चल रहा है, 2025 तक ये चंद्रमा की महादशा चलेगी, तो इस दौरान निश्चित रूप से पराक्रम से संबंधित पुनः घटनाएं होने का पूरा योग बनेगा। पुनः युद्ध या उसी तरह की परिस्थितियां हम आगे देख सकते हैं। कुछ अन्य ऐसे नियम कानून भी आ सकते हैं जिससे जनता को थोड़ा कष्ट की परिस्थितियां बने, जो कि बहुत दिनों से चल रहा एक ढर्रा है, उसमें कुछ तब्दीली आए अचानक, जिससे जनता को थोड़ा कष्ट हो। ऐसे कुछ नियम कानून आ सकते हैं। इस अवधि में दोस्तों 2015 से मीडिया का प्रभाव काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि मीडिया का भी कारक है तीसरा भाव जो है, तो संचार माध्यमों का कारक है। संचार माध्यमों का उपयोग बहुत तेज़ी से बढ़ा। इस समय में हर हाथ में मोबाइल है और काफ़ी लंबा समय हर व्यक्ति मोबाइल्स के साथ में गुजार रहा है 2015 के बाद से विशेष रूप से। और टीवी का भी प्रभाव काफ़ी बढ़ा। न्यूज़ चैनल जो है एजेंडा सेट कर रहे हैं,
और हम वही सोचते और देखते हैं और समझते हैं जो कि न्यूज़ चैनल्स हमको दिखा रहे हैं, जो कि फेसबुक हमको दिखा रहा है, जो कि यूट्यूब हमको दिखा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये संचार माध्यम हमको पूरी तरह से हमारे जीवन को 2015 से प्रभावित कर रहे हैं। 2025 तक ये प्रभावित करेंगे, उसके बाद इनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, ऐसा हमें लगता है। 2025 से 2032 तक का जो समय है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भारत के और हम सभी के जीवन में रहने वाला है, क्योंकि मंगल की महादशा प्रारंभ होगी। मंगल जहाँ मारक स्थान के और 12वें भाव के स्वामी हैं और आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े परिवर्तनों को, दुख से जुड़े हुए परिवर्तनों को इंगित करता है। तो इस समय चूँकि मंगल युद्ध के कारक हैं, भारत को बड़े युद्ध लड़ना पड़ेगा, बड़े युद्धों में भारत की संलग्नता होगी, ऐसा हमें लगता है, और काफ़ी संघर्ष भारत को करना पड़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं, क्योंकि केतु भी उस राशि में बैठे हुए हैं। आतंकवाद भी ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ देश जो है, आसपास के देश भारत के विरुद्ध कुछ कार्य कर सकते हैं इस समय में। भारत में भी कुछ ऐसे पॉकेट्स बन सकते हैं जो कि भारत विरोधी कार्य करें और जिससे भारत में कष्ट की स्थितियां बने। मंगल इस तरह के कार्य कराएगा, क्योंकि सप्तम स्थान पड़ोसियों का भी होता है। पड़ोसी हमें काफ़ी डिस्टर्ब करने का प्रयास इस समय में करेंगे। लेकिन एक चीज़ अच्छी होगी, क्योंकि मंगल धन स्थान में बैठे हुए हैं, तो भारत व्यापार में 7वां स्थान व्यापार का भी है, तो भारत का व्यापार इस अवधि में बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार बढ़ेगा और भारत में विदेशी धन भी काफ़ी मात्रा में आएगा, ऐसा हमें लगता है। और भारत का एक तरह से बड़ा परिवर्तन भारत के अभी के वर्तमान क्रियाविधि में आने वाला है। 2025 से 2032 भारत का स्टेटस काफ़ी मामलों में चेंज होगा। हमें लगता है कि भारत का नक्शा भी इस अवधि में बदल सकता है। कोई दूसरे देश भी आसपास की उनकी सीमाएं हमारे में मिल सकती हैं। भारत का नक्शा बड़ा हो सकता है इस अवधि में, और ये चीज़ें जो हैं विशेष करके पश्चिमी और उत्तर पूर्वी बॉर्डर में हो सकती हैं। तो मंगल का ये समय हमें संघर्ष कराएगा, लेकिन भारत के क्षेत्रफल को बढ़ाने वाला होगा। 2032 तक का समय काफ़ी संघर्षपूर्ण स्थितियों में देश इस समय गुजरेगा। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण समय आने वाला है 2032 से लेकर 2050 तक का समय। राहु की महादशा, कृतिका नक्षत्र में राहु। तो ये जो समय है, चूँकि कृतिका नक्षत्र चाकू के आकार का नक्षत्र है और सूर्य का नक्षत्र है, तो निश्चित रूप से चूँकि राहु शुक्र की राशि में है, जैसा शुक्र की महादशा जिस तरह की गई थी, जिसमें लग्जरीज बढ़ी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और हर घर में लग्जरी आइटम्स आ गए, उन्नति हुई सारे देश की, वही समय इस समय आएगा। 2032 के बाद भारत का प्रभाव बढ़ेगा। भारत मंगल की दशा में अपना पराक्रम तो भारत ने बढ़ाया ही है, राहु में और उसका दबदबा बढ़ेगा। भारत का आसपास के सभी क्षेत्रों में, पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ेगा। एक बिजनेस मॉडल के रूप में, बिजनेस के बहुत बड़े संस्थान, बहुत बड़े देश के रूप में, बहुत बड़ी इकोनॉमी के रूप में भारत जो है पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित होगा। विशेष करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के मामले में भारत जो है सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाएगा इस समय में। जैसे आज हम चीन और कोरिया के सामानों का उपयोग करते हैं, हर भारतीय घर में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें उन देशों से संबंधित हैं। आने वाले समय में दुनिया में सभी घरों में भारत से संबंधित जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं या हेवी इक्विपमेंट्स हैं, ये भारत के बने हुए हर घर में, हर देश में यूज़ होंगे, ऐसा हमारा आकलन है। राहु महादशा में भारत का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और भारत विश्व गुरु के रूप में तो नहीं, लेकिन विश्व की एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति और विश्व की एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर के रूप में सारी दुनिया पे छा जाएगा इस अवधि में, 32 से लेके 50 तक की अवधि में। कल की अवतार वाली जो बात है उस पर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसको इसमें मिक्स करने में ये लंबा हो जाएगा कि क्या कल की अवतार उस समय होंगे या नहीं होंगे, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगा। लेकिन ये जो समय है दोस्तों, इस समय पर निश्चित रूप से भारत इकोनॉमिक फ्रंट पे हो या पराक्रम के फ्रंट पे दुनिया पे छा जाएगा। और जैसा कि राहु कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है, तो इस समय भारत का
जो एक भारत की कमान है वो एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में होगी जो कि सैन्य शक्ति से संपन्न होगा। वो ऑर्थोडॉक्स जो नेता होते हैं हमारे, उस तरह का नेता नहीं होगा। वो एक स्वयं में सैन्य शक्ति वाला, सैन्य क्षमताओं वाला लीडर भारत को मिलेगा 2032 से 2050 की अवधि में। और भारत काफ़ी हर क्षेत्र में काफ़ी उन्नति करेगा। लग्जरीज़ के मामले में हर घर में लग्जरीज़ जो आज जिस स्थिति को आप देख रहे हैं वो उससे 2 गुना 3 गुना निश्चित रूप से हो जाएगी। जितने अच्छे संसाधन दुनिया में उपलब्ध होंगे वो सब कुछ एक भारत के मध्यम वर्गीय परिवार में उपलब्ध होंगे, ऐसा हमारा आकलन है। इसके बाद दोस्तों आएगी गुरु की महादशा, जो कि 2050 से 2066 की अवधि में आएगी। और गुरु चूँकि अष्टम स्थान के स्वामी हैं और वो 6वें भाव में बैठे हुए हैं और साथ ही एकादश के स्वामी हैं, तो लाभ भारत का बढ़ेगा इस समय में। और साथ ही चूँकि अष्टम स्थान गुप्त विद्याओं का स्थान है, तो भारत की जो गुप्त विद्याएं हैं उसका पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार होगा। सारी दुनिया में भारत की जो गुप्त विद्याएं हैं, भारत की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उसको एक्सेप्टेंस मिलेगा और एक बहुत बड़ा विश्व का समुदाय हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट होगा, हिंदू बन जाएगा। ऐसा बोलना तो थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कि हिंदू धर्म को स्वीकार भी कर लें, अन्यथा एक बहुत बड़ा समुदाय हिंदू धर्म के पास आने के लिए प्रेरित होगा, हिंदू धर्म को अपनाने की तरफ प्रेरित हो सकता है। तो ये हमारा भारत की जो महादशाएं हैं उससे आकलन है। और निश्चित रूप से 2032 से 2050 तक का जो समय है, ये भारत को विश्व गुरु तो नहीं, विश्व के एक प्रतिष्ठित लीडर के रूप में ज़रूर बना देगा। विश्व का एक प्रतिष्ठित लीडर जिसके पास न सिर्फ बेहतरीन सैन्य शक्ति होगी, बेहतरीन मसल पावर होगा, बल्कि बेहतरीन इकोनॉमिक पावर भी होगा। जिस तरह से आज हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, उसी तरह से सारा विश्व समुदाय इस अवधि में 32 से लेकर 50 की अवधि आते आते भारत की तरफ देखने लगेगा। निश्चित रूप से भारत का भविष्य उज्ज्वल है। तो आप सभी संकल्पित होकर अपने देश के प्रति, देश के भले के लिए आगे बढ़ें और अपने देश से प्यार करें, देशवासियों से प्यार करें, यही आपसे अनुरोध है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।